जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रीवियस एक क्वेश्चंस सीटेट के जो हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है ये 6 फरवरी 2023 का जो पेपर हुआ था, कब का 6 फरवरी 2023 का जो पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। और ये पेडागोजी के जो उसमें से 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ये आप बहुत ही धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस को देखने से आपको आइडिया लगेंगे कि पिछले वर्ष कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उनको करने के क्या तरीके हैं, वो हम यहाँ से डेवलप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप सभी को ये क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, देखिए इसीलिए मैं बाइलिंगुअल इसको यूज़ किया हूँ, यानी कि जिसको इंग्लिश में जो अच्छा लगे वो इंग्लिश में अपना देख ले, जिसको हिंदी में अच्छा लगे वो हिंदी में देख ले। तो दोनों पैटर्न पे मैंने ध्यान देते हुए, दोनों बोर्ड को मैंने ध्यान देते हुए ये चीज़ें जो हैं आपके सामने प्रस्तुत की हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यय रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो देखिए मैं इसमें हिंदी वाला आपको समझाऊंगा और जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश पढ़ के जो मेरी भाषा है हिंदी को समझने का उसे प्रयास करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है शारीरिक, ऑप्शन बी है गत्यात्मक, ऑप्शन सी है सामाजिक और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। तो जो इसका ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, संज्ञानात्मक। जैसे कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है रूप से बौद्धिक योग्यता जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमता समझ रहे हैं, बुद्धि, चेतना, विचार तथा समस्या समाधान के लिए के विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ होता है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन सभी लोग आंसर करिए प्लीज़। जो भी देख रहे हैं वो ऑप्शन कमेंट में वो ऑप्शन जरूर मेंशन करिए। तो इसमें देखिए पहला ये ऑप्शन है एकदम सटीक है, जो सिर और पैर। तो यहाँ पे सिर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर हो जाएगा और यहाँ पे पैर हो जाएगा। तो विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको बता दूं अच्छे से, और विकास हमेशा सिर की पैर की ओर बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत मस्तकाधोमुखी है। क्या है ये सिद्धांत जो कहलाता है? ये मस्तकाधोमुखी कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है, अर्थात पहले 2 महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधियों पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीने में वे अपनी बाहों पर उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर को उंगली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। इस तरह विकास जो है सिर से पैर की ओर बढ़ता है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए आप सभी को। थर्ड क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। देखिए समाजीकरण का बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण की पहली अवस्था और दूसरी अवस्था हमें दोनों मेंशन करनी है। तो ऑप्शन में हमें दिया है जनसंचार माध्यम परिवार, दूसरा है विद्यालय परिवार और तीसरा है परिवार विद्यालय। देखिए कॉमा लगा है, ध्यान देखिएगा बीच में आप लोग। और चौथा है मुद्रित माध्यम या जनसंचार माध्यम, या इसको और आप बोलेंगे। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, परिवार और विद्यालय। जैसा कि हम पिछले के क्लास में इस क्वेश्चन किए भी हैं, ये आप सब जानते हैं कि परिवार और विद्यालय। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर एंड कट है कि आपका जो परिवार और विद्यालय है वो प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो होता है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय जो समाजीकरण का द्वितीय कारक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, देखिए जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है, एक स्कीम जो है संतुष्ट अगर सेटिस्फैक्शन नहीं देता है तो क्या उससे बॉर्न होता है, उसकी बात करेंगे। अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण या विकास का समीपस्थ क्षेत्र। देखिए अनुकरण को इमिटेशन, डिसइक्विलिब्रेशन या कंजर्वेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन, ठीक है। जैसे कि
देखिए इसमें मैं बता दूं कि जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। क्या होता है? असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतः प्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जिन पियाजे अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया, कितना किए हैं? 4 प्रमुख अवस्था की वर्णन किए हैं। तो इसमें से मैं पहला बता रहा हूँ। देखिए पहला जो है संवेदी, क्या है? संवेदी गामक। संवेदी गामक अवस्था क्या है? संवेदी गामक अवस्था जो 0 से यानी कि पैदाइश से 2 वर्ष तक रहती है। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा? संक्रियात्मक। अब इसके आगे आप खुद समझ लीजिएगा, संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मैं दूसरा जो बताया हूँ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच रहती है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये होती है 7 वर्ष, ठीक है। और जो आपका चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। तो जिन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? पहला है संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, या चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए अभी इसके बारे में हम चर्चा भी किए हैं और हमारे सामने ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ भी गया है। तो इसको जो सबसे पहला है इसको ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे और इसके बारे में समझेंगे हम। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता है। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो देखिए मैं बता चुका हूँ, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी डिफाइन किया गया है। तो पीछे आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है, देखिए रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, और बी है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, और सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और डी है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो देखिए अभी क्या है कि हम इसके मोरल की बात करें कि उसकी जो मोरल टाइमिंग वो किस जगह है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कानून एवं व्यवस्था जो अभिन्यास है ये सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम टिक करते हैं और फिर कुछ समझते हैं इसके बारे में। देखिए जो हेंज की दुविधा है प्रस्तुत जो की गई थी, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, लेकिन क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन की नैतिक विकास की जो अवस्था है वो कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लैंगिक स्तर के अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज के संदेहास्पद किंग कर्तव्य विमूढ़ता को बनाया है। तो इस तरह जो 3 स्तर हैं, ये पूर्व लौकिक स्तर, और दूसरा है लौकिक स्तर, और तीसरा है पश्च लौकिक स्तर। जो पूर्व लौकिक स्तर है ये 4 से 10 वर्ष होता है, और जो दूसरा है लौकिक स्तर ये 10 से 13 वर्ष होता है, और तीसरा जो है पश्च लौकिक स्तर ये 13 वर्ष से अधिक पे होता है। तो इस तरह जो ये क्वेश्चन है ये यहाँ समाप्त होता है। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। ऑप्शन बी बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं। ऑप्शन सी संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। ऑप्शन डी देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ तभी पढ़ पाएंगे हम लोग। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो हमें टिक करना है। तो जो ऑप्शन है इसका यहाँ पर डी सही है। अब इसको समझते हैं हम कि डी क्यों सही है। देखिए लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोत्स्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। क्या है? उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्लास के लास्ट तक जरूर बनिएगा, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो कहीं से उठाने, हम ये क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हैं जो आपके अभी जस्ट इसके पहले वाले फेज़ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको डिस्कस कर रहे हैं।
तो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं हम लोग कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। क्या करती है? सम उन्नत है। सम यानी कि समान उन्नत पे करती है, बात उसकी है। तो पहला ऑप्शन है निष्क्रिय अनुकरण, और दूसरा है सहभागी अधिगम, तीसरा है व्याख्यात्मक शिक्षण, और चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अब इसको समझते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है, समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी विशेषज्ञताओं, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। तो इसका चौथा क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा डिफाइन करके समझा रहा हूँ, तो समझने का प्रयास करिएगा। बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, एक बार क्वेश्चन को अगर पकड़ लेंगे आप कहाँ सॉल्व करना है तो आप बहुत आसानी से कहीं भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? किसकी करती है? फर्स्ट है मानकीकृत पाठ्य चर्चा, बी है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, ऑप्शन सी है वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, और डी है योग्यताओं के समतावादी मत का विकास करना। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है बालक होता है। क्या होता है? बालक होता है, यानी कि शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा योग्यताओं आदि का ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंद बुद्धियों बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है। किस पे करती है? व्यक्तिगत ध्यान देने की अनुशंसा करती है। इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन और इस सीरीज का जो ये आपका जो फरवरी में जो पेपर हुआ था उसका 10वां जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से 10वां क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2023 का जो 10वां क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में बताना है। उनके बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की चर्चा क्या की गई है कि सभी बच्चों के एक समान होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धि सभी बच्चों के एक समान स्तर होते हैं। और बी है एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है। सी है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी है प्रकार की होती है बुद्धि, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। देखिएगा, अभी इस बात को हम थोड़ा और गहराई में देख लेते हैं। जो ये अभी हम चर्चा की जिस क्वेश्चन पे हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत पे, इनके अनुसार बुद्धि का कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ये तो नो डाउट ये बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारक होता है। क्या होता है? एकाकी रूप न होकर बहुकारक होता है। हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक किसमें? फ्रेम्स ऑफ माइंड में। किसमें? फ्रेम्स, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रेम्स ऑफ माइंड में। किसमें? फ्रेम्स ऑफ माइंड में। फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में ही नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। और जो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का जो वर्णन किया उसमें कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। हम जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर जानेंगे। देखिए, पहला जो बुद्धि का मतलब जो प्रकार है वो तार्किक गणितीय है, दूसरा है भाषाई बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, और चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, और पाँचवा है सांगीतिक बुद्धि, छठा है पारस्परिक बुद्धि, और सातवां है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, आठवां है प्राकृतवादी बुद्धि, और 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस तरह जो क्लास है यहाँ समाप्त होता है। इस क्लास को हम दूसरा क्लास जल्दी लेके आएंगे ताकि जो अगली जो क्वेश्चन है उसको भी हम देख सकें। मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ क्लास को जरूर लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा होगा तब। और जो मैं जिस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा हूँ उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी अच्छी रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। तो चलते अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।